ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पे। 23 थोड़ा अच्छा समझना, ओके, क्योंकि क्वेश्चन ये नया टाइप का क्वेश्चन है। ओके, पूछ रहा है द नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट, कौन सा आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन में नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे इफ़ ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्थ ऑर्डर। फोर्थ ऑर्डर का एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, अगर है तो उसमें नंबर ऑफ आर्बिट्ररी कांस्टेंट कितने होंगे, वो पूछ रहा है कितने हो सकते हैं। ठीक है ना। तो देखिए, पहली बात आप ये समझ लीजिए कि फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है। ठीक है ना। ऐसे मैं आपको डायरेक्टली बता दूं तो आप समझ लोगे कि सर रटाने वाले काम कर रहे हो आप, कि नहीं मैं सिखाने वाली काम करता हूँ। पहली बात, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कौन सा ऑर्डर का पूछ रहा है स्टूडेंट, फोर्थ ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट आते हैं या होंगे वो दिखाना है आपको, बताना है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन दे रखे हैं तो टिक कर सकते थे, लेकिन नहीं करते हैं, पहले समझ लीजिए। मान लीजिए फोर्थ ऑर्डर का, ये फोर्थ ऑर्डर हो गया, 4 बार डिफरेंशिएशन बराबर कोई कांस्टेंट कोई वैल्यू है। ओके, चलिए इसको जनरल पहले सॉल्यूशन में लाते हैं, जनरल फॉर्म में लेकर आते हैं, देखते हैं कितने आते चले जाते हैं। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेशन करिए। जब इंटीग्रेशन करेंगे, लीजिए करके दिखाते हैं। हाँ, जब इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट तो यह हो जाएगा ट्रिपल डैश, है ना। ठीक है, तो ये आपका मिलेगा ए कांस्टेंट बाहर हो जाएगा dx का x, एक बार हो चुका है। मुझे जनरल मतलब y तक पहुंचना है। ठीक है, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ओके, समझ रहे होंगे आप बात को। अच्छा, जब इंटीग्रेशन कर दिया था प्लस से लिखा है ना कि जी, इंटीग्रेशन तो हो गया, ए बाहर dx से इंटीग्रेशन x हुआ, प्लस कांस्टेंट लिखा है ना स्टूडेंट, है ना। तो x प्लस सी का आप इंटीग्रेशन करिए। तो ये ट्रिपल डैश है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, डबल डैश, है ना। अच्छा, बराबर ए बाहर होगा, x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस सी बाहर हो जाएगा, है ना। तो सी बाहर होगा, उसके साथ x यानी कि सी एक्स हो जाएगा, है ना। प्लस एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट लगाते हैं, क्योंकि जब कोई भी इंटीग्रेशन कर लिया तो एक कांस्टेंट जुड़ता चला जाता है, पता होना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो पहले तो इसको किया तो एक कांस्टेंट जुटा सी, अब एक दूसरा कांस्टेंट जोड़, ये जब हो जाएगा तो उस दूसरा कांस्टेंट मतलब एक C1 अलग नेक्स्ट कांस्टेंट ले लिए मैंने, ये समझ में आता है जी। ए बाहर x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 लिखा, प्लस सी कांस्टेंट बाहर यानी dx बचेगा, तो dx इंटीग्रेशन x होता है। ये आप जानते भी होंगे स्टूडेंट, इतना ज़्यादा दिक्कत की बात ना है। ये हो गया। अभी डबल डैश में है, अगेन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, फिर से करिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो डबल डैश का इंटीग्रेशन मैं करके दिखा रहा हूँ आपको कि आपको दिक्कत ना हो, है ना, रट्टे वाली बात नहीं है ना, ऐसा। तो डबल डैश, इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो सिंगल डैश आ जाएगा। चलिए ए, इसका इंटीग्रेशन क्या हो, ए तो ए ठीक है, यहाँ x³ बाय 3 और बटा 2 इसका पहले से था 6 हो जाएगा। ठीक है, सी का सी एक्स का इंटीग्रेशन यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो एक्स स्क्वायर बटा 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा C1 x, कांस्टेंट के साथ x लग जाएगा, एक नेक्स्ट कांस्टेंट जुटेगा, इंटीग्रेशन हो चुका है ये नेक्स्ट कांस्टेंट, तो उसका नाम दे देते हैं C2। ठीक, अब यहाँ लास्ट बार इंटीग्रेशन करते हैं IBS, तो ये हो जाएगा डायरेक्टली कौन डैश, दिखा देता हूँ यार, इस पूरे पार्ट में AX³ दिख रहा है जी इसको, ओके। हाँ, थोड़ा डाउन कर दो, डाउन करो। अब देखिए, ओके ना। तो अब देखिए, अब इसको लिख सकते हैं हम लोग सिंगल मतलब y बराबर इसका इंटीग्रेशन a x पर 4 बटा 4 आ जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई यानी कि 24 हो जाएगा, c यहाँ x³ बटा 3 आएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, C1
एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा 2 प्लस से यहाँ पर C2 था तो C2 इसके साथ एक्स आ जाएगा। एक देखिए इंटीग्रेशन हो चुका है यहाँ तक। अब एक कांस्टेंट अलग लगेगा, उसका नाम लिख देते हैं, मान लीजिए C3। अब देखो ये जनरल सोल्यूशन हो चुका है। लेकिन हमें पूछा गया था कि आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स में कितने आएंगे। देखो स्टूडेंट, ये तो हमने को ने माना था। अब इसके बाद जो कांस्टेंट हमने इंक्लूड करा, कितने आए, देखो एक कांस्टेंट, दूसरा कांस्टेंट, एक तीसरा कांस्टेंट, एक चौथा कांस्टेंट, तो 4 कांस्टेंट होंगे इसके। देखो ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात समझ में आ रहा है? अगर मैं ऐसी डायरेक्ट बोल देता कि 4th ऑर्डर है, इसके कांस्टेंट जो है 4 आएंगे, तो आपसे कन्फ्यूज पड़ जाते हैं कि सर ऐसे ही बता दिया आपने। ठीक है, तो ये आपके सॉल्यूशन का फॉर्म ऐसा होता। बात समझ आ रहा है? तो अच्छे से लिखेगा स्टूडेंट, मैं चाहता हूँ कि आपको समझाना। ठीक है, आप टाइम को मत देखिए कि इतना लंबा हो जाता है, ये हो जाता है, ऐसे नहीं। पहले समझने का प्रयास करो, समझ जाओगे क्वेश्चन आप अच्छे से बना सकते हो, जल्दी बना सकते हो। तो आप इसे लिख लीजिए फटाफट। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे। बोल रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर कितना होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, तो पोजीशन वेक्टर बहुत आसान है, केवल आई जे के करके इंक्लूड करके लिख देना ही पोजीशन तो वेक्टर कहलाता है। ठीक है ना। तो देखिए कितना दिया, पॉइंट दिया 1 0 2। तो मैंने बोला स्टूडेंट आई जे के मिला करके उसको लिखना ही पोजीशन होता है। ठीक है ना। तो इसको लिख देंगे आई प्लस 0 जे प्लस 2 के। ये हो गया। देखिए 0 तो नहीं लिखा हुआ है, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं आई प्लस 0 खत्म यानी 2 के। तो आई प्लस 2 के वेक्टर देखो है, आई प्लस 2 के है यानी 2j है। देखिए ऑप्शन डी हो गया। समझे बात को? तो आपको सही से टिक करने हैं स्टूडेंट। ओके ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। चलिए देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है द स्केलर प्रोडक्ट, कौन सा प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ 5i प्लस जे माइनस 3k एंड 3i माइनस 4j प्लस 7k इज, यानी कि दोनों का स्केलर प्रोडक्ट करके कितना आता है वैल्यू, उसको लिखना है। यानी कि देखो कैसे, 5i प्लस जे 3i माइनस 4j प्लस 7k। अब इसका देखो डॉट, स्केलर मतलब डॉट प्रोडक्ट। ओके ठीक है ना। आई वाले आई के साथ गुणा करेंगे, जे वाले को जे के साथ और के वाले को के वाले के साथ, बस नंबर। तो 5 3 के 15, यहाँ 1 है, यहाँ -4 से गुणा होगा तो -4, -3 को 7 से गुणा करेंगे तो -21, यानी कि 15 - 21 4 25। 15 में से 25 घटे कितना बचेगा स्टूडेंट, -10। क्या बोलते हैं, होगा ना। ठीक है, तो -10 इसके आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट हम लोगों ने 25 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन किया था। अब हम लोग हैं 26 पे आते हैं। ठीक है ना। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है स्टूडेंट द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 4 2 3 एंड 4 5 7, यानी कि इस पॉइंट और इस पॉइंट के जो ज्वाइन हो रहा है इसका डायरेक्शन रेशियो कितना होगा। ठीक है ना। देखिए ना, डायरेक्शन रेशियो आपको फाइंड करना है। द डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, मान लीजिए एक पॉइंट यहाँ ए है जिसका पॉइंट है 4 2 3, और एक यहाँ पर बी पॉइंट है जिसका वैल्यू दिया हुआ 4 5 7। ओके, अब इस दोनों का क्या निकालना आपको, पॉइंट का डायरेक्शन रेशियो है ना। डायरेक्शन रेशियो कितना होगा वो निकालना है। तो स्टूडेंट आपको बताया था मैंने कि डायरेक्शन रेशियो DR यानी डायरेक्शन रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है x2 - x1, अगर दो पॉइंट हमारे हो, y2 - y1, z2 - z1। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपका x1 y1 z1 हो गया, दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 हो गया। समझे बात को? आप इस फॉर्मूले पे बैठा सकते हैं। x2 कितना 4, x1 कितना 4, y2 बताइए 5 -2, z2 7 माइनस फिर लिख देंगे 3। तो इस तरह से ये 0 हो जाएगा। 5 में से 2 घट जाएंगे, 3 बचेंगे, है ना। अच्छा 7 में से 3 घटेंगे तो 4, तो 0 3 4, 0 3 4, देखिए 0 3 4 है ना। तो ये आपका आंसर सही हो जाएगा, टिक, करेक्ट ऑप्शन होगा। समझे बात को? तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए आप इसे लिख लीजिए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 बोल रहा है स्टूडेंट, द लाइन्स, ये फर्स्ट लाइन दिया है x-1/l y+2/m बराबर z-4/n एंड, ये फर्स्ट लाइन है, एंड सेकेंड लाइन x+3/2 y-4/3 z-6 है ना, आर पैरेलल। बोल रहा है कि ये जो लाइन है पैरेलल है, ठीक है ना, ये लाइन्स क्या है, पैरेलल हैं, आर पैरेलल टू ईच अदर। कौन से कंडीशन उसके लिए सेटिस्फाइड करेगा, है ना। ये अगर लाइन दोनों पैरेलल है, इसका मतलब ये है कि आपको यहाँ बताना है कि कौन सा जो कंडीशन है यहाँ पर वो सेटिस्फाइड करेगा, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि हमारे जो लाइन है वो पैरेलल तब होते हैं स्टूडेंट जब इसके डायरेक्शन रेशियो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होता है। तो ये क्या होता है, पैरेलल कहे जाते हैं, है ना, ठीक है। तो ये पैरेलल के कंडीशन होता है, ओके। तो अब हमारा इस पहले लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, एल एम एन, समझे बात को। तो देखिए दैट इज फर्स्ट लाइन का डायरेक्शन रेशियो कितना है, एल, दूसरे लाइन का डायरेक्शन रेशियो 2 l/2 बराबर b1/b2, b1 कितना है m/b2, b2 कितना है 3। बात समझ आ रहा है। ये देखिए ये जो होता है ना नीचे वाला, उसको डायरेक्शन रेशियो बोलते हैं स्टूडेंट, है ना। तो ये a1 b1 c1 होता है, ठीक है, और ये a2 b2 c2 होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं, समझे बात को। तो ये पैरेलल का कंडीशन होता है, वहीं पर हम रख रहे हैं कि देखिए क्या आता है इसका सॉल्यूशन करने पर, ठीक है। उसके बाद टिक कर देंगे। c1 कितना है n, c2 6, ठीक। अब ध्यान से देखना, यहाँ पर 2 3 6 है, लेकिन हमारा इस तरह से आंसर नहीं दिया है, मतलब जो ऑप्शन दिए हुए इस तरह से नहीं दिए हुए, है ना। तो स्टूडेंट देखो यहाँ पर 2 3 और 6 का एलसीएम कितना होगा 6। हम यहाँ पर 6 से सभी में मल्टीप्लाई कर लेंगे। फिर से सुनिए, हमारा आंसर तो यहाँ ऑप्शन जो है ऐसा नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 2 3 और 6 का जो है वो एलसीएम ले लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम, यानी कि उस नंबर से हम यहाँ मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो और जब हम 6 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो सकता है, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3l। बस मैं देखो काट के दिखाता हूँ, 6 × l/2, तो 2 3 6, सब में उसी तरह करेंगे तो 3l, है ना ऐसा। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 3l बराबर 6 से यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 3 2 6, 3 2 6, 2 यहाँ पर हो जाएगा 2m बराबर 6 से मल्टीप्लाई होगा तो खाली n बचेगा। तो ये आपका कंडीशन होना चाहिए, अगर पैरेलल बोला गया है तो ये सेटिस्फाइड होना चाहिए। तो देखो क्या है, क्या 3l बराबर 2m बराबर n, ऐसा कंडीशन है क्या, 2l 3l हमारा है, 3l बराबर 2m बराबर देखो n, है ना। तो ये आपका सही करेक्ट ऑप्शन होगा, समझे बात को। क्वेश्चन बोल रहा था कि ये जो लाइन है वो पैरेलल है, तो बताइए कौन से कंडीशन को यहाँ पर जो है वो सर्टिफाइड करेगा, नहीं सही होगा। तो हम लोगों ने सीखा कि पैरेलल का कंडीशन ऐसा होता है, और इस पर वैल्यू मैंने पुट किया a1 a2 b1 b2 c1 c2 का, ठीक है। उसके बाद देखें कि आंसर तो इस पैटर्न में नहीं दिया है, तो हम लोगों ने इसके एलसीएम नंबर को मल्टीप्लाई कर लिया, फिर सॉल्व किया तो आंसर आ चुका है। बस समझ रहा ना, ठीक है। तो आप इसे लिख लीजिए, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पर आए। देखिए क्वेश्चन नंबर 28 स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेट में आपको बताया था, क्वेश्चन नंबर 50 आप देखिए सेम टू सेम वही उस टाइप का ही क्वेश्चन है, ठीक है ना। बोल रहा है द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन इक्वेशन कार्टेशियन में दिया हुआ है, और इसका वेक्टर इक्वेशन कौन सा होगा वहाँ ऑप्शन दे रखा है, ए में बी सी डी दे रहा है, ठीक है ना। तो मैंने फर्स्ट सेट में आपको बताया था क्वेश्चन नंबर 50, थोड़ा गौर करो वहाँ देखो जाके, ठीक है ना। तो आपको बताया था कि मैं कैसे बनाते हैं इसको, फिर भी यहाँ बनाते हैं आपके लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ सॉल्यूशन में लिखा कि द गिवन लाइन इक्वेशन आर, ये लाइन इक्वेशन ही दिया ना, x + 3/2 बराबर y + 4/-3 बराबर z - 5/6। दिस सो दैट लाइन passes थ्रू, है ना,
पासेस थ्रू, यह बता रहा है, ये लाइन क्वेश्चन है ना, इससे हम यह देख पा रहे हैं स्टूडेंट कि यहाँ पर लाइन जो है वो पास कर रहा है। देखिए पॉइंट पासिंग पॉइंट होता है ना, ये जो पॉइंट होता है ना वो पासिंग पॉइंट होता है। ओके, तो पासिंग थ्रू कितना, पासिंग थ्रू कितना -3, इसका समझे ना, मतलब जस्ट उल्टा साइन ले लीजिए, अपोजिट। 3 है तो -3, 4 है तो -4 और 5 है तो -5 है तो 5, ठीक है ना, ये पासिंग पॉइंट हो गया। दैट इज, इसको जो पासिंग पॉइंट होता है स्टूडेंट, हम लोग उसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए पोजीशन वेक्टर बोलते हैं, ए वेक्टर, ठीक है ना। दैट इज बोल सकते हैं ए वेक्टर बराबर, ये पासिंग पॉइंट को क्या लिखते हैं, ए वेक्टर। ओके, हमने बताया था आपको 3i - 4j + 5k। ओके, पासिंग पॉइंट आपने लिखा है ए वेक्टर करके। ओके, आज उसके बाद हम लोग जो लिखेंगे यहाँ पर पासिंग पॉइंट से तो हम लोगों ने पोजीशन निकाल लिया। अब यहाँ जो डायरेक्शन रेशियो होता है ना, वो उसको बोलते हैं पैरेलल वेक्टर, पैरेलल वेक्टर बोलते हैं, ठीक है ना। एंड पैरेलल टू द वेक्टर बी वेक्टर। याद रखिए, ध्यान से फिर सुनिए। पासिंग पॉइंट आपने लिख लिया, पासिंग पॉइंट को आपने बोला ए वेक्टर। अच्छा, जो डायरेक्शन रेशियो रहता है उसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेक्टर। ओके, पैरेलल टू द वेक्टर, उसको बी से दिखाते हैं, किससे, बी वेक्टर से। तो इसको लिख दीजिए 2i - 3j + 6k। ओके, हम लोगों को लिखना है वेक्टर इक्वेशन, फाइंड करना है वेक्टर इक्वेशन, इसलिए वेक्टर इक्वेशन है ना, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो इसका फॉर्म होता है स्टूडेंट आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर। याद रखना, आर वेक्टर बराबर ए वेक्टर + लैम्डा बी वेक्टर। दिख रहा है जी, दैट इज आर वेक्टर बराबर, देखो आर कार लिखा, ए वेक्टर कितना है लिख दो, -3i - 4j + 5k + लैम्डा बी वेक्टर 2i - 3j + 6k। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा स्टूडेंट, ठीक है ना। तो देख लो, ये आंसर मिला लो, मैच करो कौन सा है, -3i - 4j + 5k, -3i - 4j + 5k + लैम्डा, लैम्डा है 2i - 3j, 2i - 3j + 6k, ठीक है। तो ये आपका आंसर फर्स्ट ही हो जाएगा और दूसरा तो नहीं है सा, ठीक है ना। तो फर्स्ट ये आपका आंसर हो जाएगा, आप इसे अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए अब आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पे। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बहुत आसान कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। बोल रहा है इफ़ यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ f बराबर 3/4 है एंड और प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन f का जो वैल्यू दिया हुआ है 1/4, देन फाइंड करने बोल रहा है स्टूडेंट, या मतलब प्रोबेबिलिटी अब बोल रहा है कि e/f जो है ना, उसका वैल्यू कितने के बराबर होगा, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट सेट में भी हम लोगों ने e/f निकाला था, है ना, a/b करके वहाँ पूछ दिया था, यहाँ e और f नाम दे दिया है, ठीक है ना। तो इससे कोई कन्फ्यूजन नहीं, हम लोगों ने सीखा है कि a/b या a/b जो भी पढ़ो, ठीक है ना, इसको हम लोग इस तरह से लिखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है a और b का इंटरसेक्शन, और जो बोलता है ना उसी का लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ b, है ना। जो b बोलेगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ b, a बोलेगा तो a, ठीक है ना, ये होता है फॉर्मूला। तो हम लोगों के पूछ रहा है e/f, प्रोबेबिलिटी ऑफ e/f या e/f। तो हम लोग कैसा लिखेंगे स्टूडेंट बताओ, आप तो समझ गए होंगे कि मैं ऐसा लिखने वाला हूँ e इंटरसेक्शन f बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ f। बोलो होगा नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो e इंटरसेक्शन f का वैल्यू दिया हुआ है स्टूडेंट, हाँ देखो यहाँ पर 1/4 बटा प्रोबेबिलिटी ऑफ f का वैल्यू भी मालूम है 3/4। बस सॉल्व कर दीजिए, ऐसे काट सकते हैं, या और दिखाना चाहते हो 1/4, इसको रिवर्स कर दो 4/3 हो जाएगा, है ना। यहाँ भी काट सकते थे, लेकिन चलिए कोई दिक्कत ना हो आपको, तो 1/3 आपका आंसर हो जाएगा। समझिए बात को। तो इस तरह से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन होगा, ए है, बी है, सी, देखो सी होगा, सी है 1/3, है ना। तो आप जो है इसे भी लिख लीजिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, है ना। ओके
चलिए अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे, ठीक है। अच्छा देखना सिंपल, इफ़ बोल रहा है यदि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर 6/11 दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बराबर 5/11 दिया है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर 7/11 दिया है, ये सब वैल्यू दे रखे हैं। देन तब पूछता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर व्हाट, उसका वैल्यू कितना आएगा, ऑप्शन दे रखे हैं। तो स्टूडेंट आपको पता होगा, ठीक है, कि हम लोगों ने एक फार्मूला सीखा था ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आप जानते भी होंगे, है ना, मैंने कई बार बताया इस चीज़ को। अब जिस का वैल्यू आपको मालूम है, जानते हैं, दिया है, पुट ए कर दीजिए, यहाँ पर सोल्व कर दीजिए। इसका वैल्यू कितना 7/11, इसका वैल्यू कितना 6/11, इसका 5/11 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। 7/11 बराबर देखो 6/11 5/11, अगर इसका कैलकुलेशन करोगे तो 1 आ जाएगा, है ना, एलसीएम 11 आएगा, फिर 6 और 5 11 हो जाएगा, 11/11 बन, समझ बात को, इतना तो आप जानते ही हैं स्टूडेंट। ऐसा हो गया, हम इस नेगेटिव वाला पार्ट को इधर लेके आ जाते हैं, पॉजिटिव हो जाएगा, और इसको उधर भेज देते हैं, इसको पहले इधर लेके आ रहे हैं, ए इंटरसेक्शन बी बराबर, ये वाला नेगेटिव इधर आ गया पॉजिटिव, 1 बेचारा वहीं रह गया, इस नंबर उधर भेज दीजिए -7/11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर 11 एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 11 आ जाएगा, 11 में से 7 घट जाएंगे तो 4/11, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू कितना आता है 4/11, तो ये आपका ऑप्शन जो है फर्स्ट ही है ना। तो स्टूडेंट इस तरह से जो है सेक्शन ए के जितने भी सारे क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है वो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसके आगे के क्वेश्चन का सोल्यूशन करेंगे, ठीक है। तब तक जो है आप इसे करें, ओके जी, थैंक यू।